अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर और आज एक नए टॉपिक पे आपके साथ बातचीत करूँगी। जैसे कि कल हमारा टॉपिक था, कल मैंने जिस मौजू पे आपसे बात की थी वो था कि बच्चियों को अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, यानी कि गाड़ी में जाते हुए वो बिल्कुल भी ड्राइवर के साथ फ्री ना हो। इस टॉपिक पे मैंने बात की थी और बच्चियों को समझाया भी था। तो जो माएँ खुद, और ये बातें मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अक्सर बच्चियाँ होती हैं जिनकी वालिदा नहीं होती, जिनकी माएँ फ़ौत हो जाती हैं, बहनों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी बहनों की, छोटी बहनों को समझा सकें या उन्हें मौका नहीं मिलता, तो वो यूट्यूब का फ़ायदा उठा सकती हैं इस तरीके से। एक तो मेरी ये वीडियो उन बच्चियों के लिए है। दूसरा, कई माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों से खुल के बात नहीं करती। आजकल का दौर जो है उसमें अक्सर जो है ना, घरानों में जैसे कि मिडिल क्लास लोग हैं, हम बच्चियों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, इस मौजू पे अच्छा नहीं समझा जाता। तो ऐसी बच्चियों के लिए भी मैंने ये वीडियो का सिलसिला शुरू किया है। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बातचीत करूँगी या जो समझाऊँगी वो ये है कि जिन बच्चियों की 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है ठीक है, तो उन बच्चियों के लिए है। नंबर एक तो आप लोगों ने, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब शादी तो हो गई आपकी, ठीक है, कम एज में हो गई, लेकिन आगे के जो लोग हैं जिनके पास आप जा रही हैं वो एक पूरी फैमिली है। उस फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे, 6 हों, 7 हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों, जितने मेंबर्स होंगे, वो एक बंदे के लिए वो सारे मेंबर्स चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस सारी फैमिली के लिए जो एक नया बंदा जाता है उसे ही खुद को चेंज करना होता है। तो सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि शादी के इब्तदाई 2 साल जो हैं उसमें आपने अपने हस्बैंड की हर बात माननी है। उसे मुकम्मल भरोसा दिलाना है कि आप जो हैं मुकम्मल तौर पर उसके रंग में रंग चुकी हैं और आपने उसका इतना एतमाद जीतना है, इतना एतमाद जीतना है कि वो कभी भी कोई भी आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए तो वो आपके साथ खड़ा हो जाए, कहे कि नहीं, मेरी बीवी जो है इसमें ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर नहीं कर सकती, गलती से गलती हो सकती है लेकिन ये जानबूझ के कुछ भी नहीं कर सकती। और ये सब आप कैसे कर सकती हैं? ये सब आप इस तरीके से कर सकती हैं कि पहले के 2 साल अगर आपके हस्बैंड आपको इजाज़त दें तो आप मैके जाएँ। इजाज़त देने का मतलब ये होता है कि आपने जब भी जाना है अपने मैके जाएँ, किसी शादी में जाएँ, किसी दोस्त की से बातचीत करें, जो भी आप करें, आप हर काम अपने हस्बैंड से पूछ के करें। हस्बैंड नहीं है तो अपनी सास से पूछ के करें, ताकि उन्हें पता हो कि बच्ची हमें अहमियत दे रही है, अपने घर को घर समझ रही है, हमें इज़्ज़त दे रही है, हमें रिस्पेक्ट दे रही है। चाहें तो आप खुद ब खुद भी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन जब आप अपनी ज़िद मनवाएंगी, पहले ही ज़िद करना शुरू कर देंगी और किसी को कुछ नहीं बताएंगी, खुद ब खुद ही सब कुछ करना शुरू कर देंगी, तो इस सूरत हाल में आपके हस्बैंड का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। और ना सिर्फ भरोसा उठेगा बल्कि आपकी सास, आपकी नंदें, आपके देवर जेठ जेठानियाँ सब आपके हस्बैंड को भी कहेंगी कि तुम्हारी मिसेस जो है कौन सा किसी की सुनती है, अपने मन की करती है। तो इसलिए पहले के 2 साल आप अपने हस्बैंड का भरोसा जीतें और वो इस तरीके से जीतें कि जो काम करें अपने हस्बैंड से मशवरा करके करें। उन्हें बताएं कि मैं अब यहाँ मेरे अम्मी के घर जाना है, ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, या मैं इतने दिन रहना चाहती हूँ, आपकी इजाज़त होगी तो रहूँगी, नहीं होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं पे रह लूँगी। या कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, मैं रहना चाहती हूँ, आपको भरोसा है, मेरे उन रिश्तेदारों के घर में आप मुझे लेके जाएं। अगर आपको नहीं है भरोसा, आप नहीं चाहते, तो मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, बिला वजह की ज़िद मैं नहीं करूँगी। ये बातचीत जब आप करेंगी तो आपके हस्बैंड को मालूम हो जाएगा कि मेरी मिसेस अपना घर बनाना चाहती है। दूसरी बात ये कि जब भी आप कुकिंग करें, जब भी आप कुकिंग करें अपने ससुराल में, तो अपनी सास से पूछ के करें। क्या पूछ के करें? रेसिपी पूछ के करें। देखें, हस्बैंड जो होते हैं ना, उन्हें अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद होता है और वो अपनी बीवी के हाथ में भी अपनी माँ के हाथों वाला जायका ही चाहते हैं। तो ये जायका लाने के लिए आपने जो भी कुकिंग करनी है, आप ख़ुद को खुद मास्टर या शेफ़ ना समझें, बल्कि आप उस घर की जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओनर हैं, उसे ही मास्टर और उसे ही आप अपनी ओनर समझें। उन्हें आप कहें कि मैंने आज आपने जो रेसिपी कही है, जो मैंने पकानी है, उसकी रेसिपी आप मुझे ख़ुद बताएं। उनसे पूछ पूछ के आप कुकिंग करें।
कि आप कैसे पकाती हैं, मैं उसी तरीके से पकाऊंगी। मुझे पकाना आता है लेकिन मैं आपके तरीके से पकाऊंगी। आप ज़्यादा मज़े का बनाती हैं, आप बहुत अच्छा बनाती हैं, आपके हाथों में बहुत जायका है, मुझे आप ही से कुकिंग सीखनी है। आप थोड़ा सा प्यार से बात करेंगी तो वो आपको सारी रेसिपी समझा देंगी और उनके मशवरे के मुताबिक आप जब खाना पकाएंगी उन्हीं से सीखेंगी और सबको फ़ख्र से बताएं कि मैंने जो रेसिपी पकाई है मैंने तो अपनी सासू अम्मी के हाथों की ही बनी हुई की तरह बनाने की कोशिश की है। मैंने उनसे पूछ के बनाई है और उन्होंने ख़ुद मुझे इस तरह की ये रेसिपी बताई है और मैंने कोशिश की है। मैं आजकल इनकी नई शागिर्द हूँ और ये मुझे सिखा रही हैं। चाहे रोटी बनाना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कोई भी काम हो, आप अपनी सासू अम्मा को और अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में लें। उनको मुट्ठी में लेने का यही तरीका है कि आप उन्हें थोड़ी सी इज़्ज़त दें। देखें, माँ भी बड़ी मुश्किलों से बच्चों को पालती है, तो एक माँ का भरोसा जो होता है ना, वो तभी उसे आता है जब उसकी बहू अच्छे तरीके से उसके बेटे को संभाले, घर को संभाले और घर का जो है ना खाना सबसे मज़ेदार किस्म का बनाए। और अपनी जब भी आपकी सासू माँ कहीं जाने लगी, आप उन्हें अच्छे तरीके से उनके कपड़े प्रेस करके उन्हें दें, उनके जूते उन्हें पकड़ाएँ, उनकी सारी चीज़ें, उनकी डेकोरेशन वग़ैरह। डेकोरेशन से मतलब ये है कि उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करके, जिस तरह आप अपनी अम्मी को बताती हैं कि अम्मी आपको ये सूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये इस जगह पे आप जा रही हैं तो इस लिहाज से ये वाला ड्रेस आपको पहनना चाहिए। आप उनके हाथों की केयर के लिए उन्हें लोशन, कोई वासलीन वगैरह ला के दें कि ये लगाएं, आपके हाथ खुरदरे हो गए हैं। उनकी स्किन केयर की आप थोड़ी सी परवाह करें, उनके बालों में मेहंदी लगाएं, कलर करें, उनकी केयर करें। तो इस तरह आप देखिएगा कि आपकी जो सास हैं वो आपकी दीवानी हो जाएंगी। वो कहेंगी कि इस तरह तो मेरी बेटियों ने भी मेरी केयर नहीं की जिस तरह ये कर रही है। तो फिर जब आपकी नंदें या कोई भी आपके खिलाफ़ बात करेगा तो आपकी सासू अम्मा जो हैं वो आपके आगे आके खड़ी हो जाएंगी, कहेंगी कि नहीं, इससे कोई कुछ ना कहे। मैं ये बात इस नज़रिए से कह रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी 2 भाभियाँ हैं, ठीक है। और मेरी जो भाभी है, बड़ी भाभी, उसने मेरी अम्मी को इसी तरह से अपनी मुट्ठी में किया हुआ है और इसी तरह हम नंदों को भी उसने काबू किया हुआ है। तो काबू नहीं, मतलब वो अच्छी ही इतनी है। तो हमने खुद ये नोट किया है कि जब अगला बंदा खुद अच्छा होगा तो दूसरे भी खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। तो मेरी भाभी ऐसा ही करती है और इसी वजह से वो हमें बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और मेरे भाई को भी और मेरी अम्मी को ख़ुसूसन बहुत अच्छी लगती है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से वो हमें अच्छी लगती है। क्योंकि मैं अभी आज भी मेरे बेटे का बर्थडे था लेकिन मेरी भाभी ने उसे विश किया और मेरी भाभी ने अपने घर में ख़ुद अपने हाथों से मेरे बेटे के लिए KFC बनाई, बलून्स मंगवाए, उसकी डेकोरेशन की ख़ुद। हालांकि मैंने अपने घर में भी की है उसके लिए, लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी ने कर दी। तो ये जो है ना, पैसा आपके शौहर का खर्च होना है, आपने थोड़ा सा दिल बड़ा करना है। खर्च तो उसने करना ही करना है, तो आपने उसमें थोड़ी सी अपनी मिठास डाल के अपने ऊपर भी जो है ना सबको ये ज़ाहिर करना है। ज़ाहिर क्या, आपने इसी तरह करना है कि आप बहुत खुश हैं। देखें, ख़र्चा शौहर का होता है और अगर आप कंजूसी करेंगी भी तो भी उसने करना ही करना है। और इसके बावजूद भी अगर आप लानत लेने का क्या फ़ायदा। बेहतर है कि आप उन्हें कहें कि मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे हूँ। तो देखिएगा कि अगला बंदा आपकी कितनी इज़्ज़त करता है। अब मेरी अम्मी के घर में ये होता है कि मेरी भाभी के साथ अगर मेरे भाई कभी किसी बात पे नाराज़ हो जाएं तो हम बहनें भी और मेरी अम्मी भी मेरे भाई को डांटते हैं। उसकी जो है ना, अपनी भाभी का हम लोग साइड लेते हैं, उसका साथ देते हैं हम लोग। तो ये वजह होती है। तो इसलिए मेरी तमाम बेटियों से गुजारिश है जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, शादी के 2 साल अगर आप अच्छी रहेंगी तो पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ अच्छे रहेंगे। और शादी के पहले 2 साल अगर आप बुरी साबित हो गई तो पूरी ज़िंदगी आप चाहे कुछ भी कर लें, वो आपके साथ कभी अच्छे नहीं होंगे। इसी के साथ ही अपनी गुफ्तगू को यहीं पे एंड करती हूँ और आगे मैं आपके साथ पोंचे बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने वो मुर्गी के पंजे जो हैं, हमारी ज़बान में उसे पोंचे कहा जाता है, आप उसे मुर्गी के पंजे जो हैं मैंने बहुत मज़ेदार किस्म के बनाए हैं और बहुत आसान तरीके से आपको सिखा रही हूँ। तो आपने साथ में मेरी रेसिपी को पूरा वॉच करना है, ठीक है जी। चलिए आइए जी, चलते हैं किचन की तरफ। अल्लाह ताला की बबरकत नाम से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाए हैं मुर्गी के पंजे, बहुत मज़े के बनते हैं। मैं हमेशा इसी तरह कढ़ाई में फ्राई करके और फिर सूखे पंजे बनाती हूँ और इनकी लेस को किस तरह ख़त्म किया जाता है, किस तरीके से इनके जायकों को बढ़ाया जाता है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो जल्दी से आप लोग सबसे पहले तो मेरी वीडियो को
लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अब हम इन पंजों को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुर्गी के मैंने 1.5 दर्जन पंजे लिए हैं। जितनी भी मिकदार हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्पाइसेस को आगे पीछे करना होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा करना होता है। तो मुर्गी के पंजों की सबसे पहले हम करेंगे सफाई। काफ़ी मोटे मोटे पंजे हैं ये, माशाल्लाह से हेल्दी से थे काफ़ी, तो इसीलिए मैंने इनको पकाना मुनासिब समझा। कमज़ोर पंजे मत लीजिएगा, मोटे मोटे पंजे लेने हैं। इनको साफ़ करने का ये तरीका है कि आपने फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर इन्हें जस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए इनको हीट देनी है। जब इसके ऊपर से इसकी जिल्द थोड़ी सी झुलस जाए तो आपने हाथों की मदद से इसे ऊपर से साफ़ कर लेना है। अगर हाथ आपकी हीट बर्दाश्त नहीं करते तो आप किसी कपड़े की मदद से इसे ऊपर से साफ़ करते जाएं। इसको ज़्यादा हीट नहीं देनी होती, ज़्यादा गर्म नहीं करना होता, वरना ये पकाई की तरफ चले जाते हैं, उनको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ इनके जो नेल्स हैं ये छुरी के साथ मैं इस तरह करके रिमूव करती रहती हूँ। अब सारे पंजे साफ़ करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जी मैंने सारे पंजे साफ़ कर लिए थे। उसके बाद उन्हें मैंने पानी में डाल के डिप करके रख दिया ताकि इनके ऊपर जो कालक होती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो भी निकल जाए। अब मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि कढ़ाई में पकाते हुए जो है ना ये काफ़ी, जब ये यूं ही साबुत पंजे हों तो इनकी भुनाई करते हुए थोड़ा मसला होता है, तो इस वजह से मैंने इनको तक लगा दिए हैं, ठीक है। यानी कि एक पंजे में से मैंने 2 पीसेस कर दिए हैं। इस तरह पकाने में भी आसानी होती है और जो है ये इनकी भुनाई भी बहुत मज़े की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने इनके 2 पीसेस कर दिए हैं टोके और की छुरी की मदद से। अभी जी मैंने ले ली है कढ़ाई और पंजों को साफ़ करने के बाद आपने 3 से 4 पानी में ज़रूर धोना है। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अभी फ़ौरन मैंने इसमें मुर्गी के पंजे डाल दिए हैं। यहाँ पे आपने इसको स्टे नहीं देना, साथ साथ चम्मच से हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच से हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे साथ लग जाते हैं, नीचे चिपकने शुरू हो जाते हैं। पंजों में एक लेस होती है, ठीक है, जो हड्डियों के लिए बहुत बेस्ट है। उस लेस को भुनाई के वक्त भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं इस तरीके से उसे ख़त्म करती हूँ कि पहले नमक डाल के ऑयल में मैं अच्छे तरीके से पंजों को फ्राई कर लेती हूँ। अब जब इसका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी यहाँ पे इनका कलर चेंज हो गया है और जो इनकी पंजों ने जो लेस छोड़ी थी ना वो साथ कढ़ाई के साथ चिपक रही है, ठीक है। तो ये चिपकेगी, यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे पंजों को मैंने एक साइड पे करके बीच में मैंने 2 बड़ी साइज़ के प्याज काट के रखे हुए थे, वो प्याज मैंने बीच में शामिल कर दिए। अभी प्याज डाल के इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, ठीक है। 5 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, मतलब इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़े से नरम हो जाए। बीच में कलर इनका चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इन्हें पहले ब्राउन नहीं किया, ठीक है। थोड़े से फ्राई हो गए हैं प्याज, उसके बाद मैंने इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ठीक है। पानी इसलिए डाला जाता है ताकि हमारे जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो बीच में गर्म ऑयल में जाते ही जले ना और उसके जलने का फ्लेवर ना आए। तो पानी का तड़का इसके ऊपर से लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह करने से आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं इसमें जो मैंने पानी ऐड किया है ना उस पानी को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, यानी कि उस पानी को खुश्क कर लेना है। खुश्क होने तक इसकी भुनाई करनी है, ऐसे यहाँ पे फ्राई करना है, ठीक है। तो और साथ साथ चम्मच अच्छे तरीके से हिलाते रहना है और इसके बाद मैं इसमें जो है ना स्पाइसेस ऐड करूँगी जब इसका ये पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। जो मैंने पानी अभी ना लहसुन अदरक के बाद डाला है थोड़ा सा, जब वो पानी ड्राई हो जाएगा तो उस दौरान ही हमारे प्याज जो है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए पानी ड्राई हो गया, इसका खुश्क हो गया है, लेकिन जो इसकी लेस नीचे लगी है ना कढ़ाई के साथ, तो उसको अब मैं आगे जाके ना कढ़ाई को चेंज कर लूँगी, मैं दूसरे बर्तन में डाल लूँगी इसे, क्योंकि फिर ये ज़रा भुनाई में मसला करेगा। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली, लाल मसाले का 1 बड़ा चम्मच भर के, धनिया पाउडर हाफ चम्मच मैंने डाला है और हल्दी जो है वो 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है। ये धनिया जो मैंने साबुत पीस के रखा हुआ है उसका भी हाफ चम्मच मैंने ऐड किया है और नमक क्योंकि मैंने फ्राई करते हुए डाला था इसलिए यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला। अब इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा सा और यहाँ पे अभी मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अभी तक मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले, इसको थोड़ा सा भून के इसमें मैंने पानी डाल देना है थोड़ा सा और इसको पकने के लिए रख देना है। और इसके बाद जो है मैं इसका ना बर्तन भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो लेस होती है ना इसकी, ये जब आप भुनाई करते हैं तब भी ये साथ लगती है। तो फ्राई करते हुए मैंने इस लेस को, इसकी स्मेल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इसमें वो स्मेल भी नहीं रही, हीक भी नहीं रही। तो यहाँ पे मैंने अभी अपने सालन को दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए।
अब टमाटर डालने के बाद मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि जिसमें ये पंजे जो हैं वो गल भी जाएं और इनकी भुनाई भी हो जाए। तो मैंने इसमें 1 गिलास भर के पानी का ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे ढक के पकाया इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे इसका पानी ड्राई होने के करीब है। अब इस मकाम पे आपने इसमें चम्मच हिलाना छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर चम्मच हिलाना आप छोड़ देंगे ना थोड़ी देर के लिए भी तो नीचे लग जाएगा ये, तो यहाँ पे इसको लगने नहीं देना। और भुनाई के वक्त मैं हमेशा गरम मसाला ऐड करती हूँ। तो गरम मसाले में भी मेरे में 3 चीज़ें ऐड है। एक दालचीनी है, मोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें होती हैं और सफ़ेद ज़ीरा होता है या काला ज़ीरा। ये सारे मैं इकट्ठे पीस के ना एक जगह पे रख देती हूँ, तो वही गरम मसाला होता है मेरा। तो ये घर में मैं पीसती हूँ। तो इसको अभी मैंने यहाँ पे पीस के रखा हुआ था, तो भुनाई के वक्त पक्का मैं 1 चम्मच इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। ये डालने से एक तो फ्लेवर मज़े का हो जाता है, दूसरा ऑयल सारा जो है ना अलग होने लगता है। अब इसकी अच्छे तरीके से इनकी भुनाई करनी है क्योंकि गल चुके हैं ये। जितना पानी डाला था उसमें पंजे बहुत अच्छे गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी इसकी मज़ेदार किस्म की भुनाई करनी है। तो मैंने पहले मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पंजों की भुनाई की, उसके बाद टमाटर डाल के और फिर पानी डाल दिया था और ढक के इसे दरमियानी आंच रखनी है आपने, हाई फ्लेम नहीं रखनी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। बिल्कुल लो भी नहीं होनी चाहिए और हाई भी नहीं होनी चाहिए, दरमियानी आंच पे ढक के मैंने इतना पकाया कि इसका पानी ड्राई हो गया। और अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ और बिल्कुल मैंने इसमें चम्मच हिलाना नहीं छोड़ा, साथ साथ चम्मच हिलाती रही क्योंकि असल जायका जो है वो भुनाई के वक्त ही आता है सालन में। तो जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना मज़े का सालन बनेगा। यहाँ पे जी अभी ये तकरीबन डन होने के करीब है। अगर आप चाहते हैं कि आपने शोरबे वाले बनाने हैं तो इस मकाम पे भुनाई के बाद आप इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करें और उस पानी को 2 से 3 बॉयल आने तक पकाएं और फिर इसके बाद एंड में इसके ऊपर कसूरी मेथी और धनिया वगैरह डाल दें तो आपके शोरबे वाले भी बन जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों को शोरबे वाले पसंद नहीं हैं, वो इसी तरह के खाते हैं भुने हुए ही, तो इस वजह से मैं तो इसी तरह के ग्रेवी वाले ही उतार लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसकी बहुत अच्छे तरीके से मैं भुनाई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और साथ साथ इसकी भुनाई कर रही हूँ। पहले वाला पानी जब ड्राई हो जाता है फिर मैं और डाल देती हूँ। अभी यहाँ पे ये जो मैंने पानी डाला है थोड़ा सा, ये इसकी हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने डाला है। इसके बाद यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा इसमें मक्खन भी ऐड करूँगी। बटर डालने से, मक्खन डालने से ज़रा जायका मज़े का हो जाता है और भी ज़्यादा, और हेल्दी भी हो जाते हैं क्योंकि मक्खन की एक अपनी ही ताकत है। और अभी मैंने इसके बीच में डाल दी है कसूरी मेथी और उसके बाद अभी मैं इसकी अच्छे तरीके से करूँगी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया है और ढक्कन देने के बाद अभी जब मैंने इसे खोला तो दोबारा मैंने इसमें मक्खन डाल दिया, ठीक है। अभी मक्खन के बाद ये फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर देना है और ये हमारे जी जनाब मज़ेदार किस्म के पंजे हो चुके हैं रेडी। इसे अब हम करेंगे डिश आउट। ये देखिए आप कितने मज़ेदार बने हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त। और एक बात आपको बता दूं कि आजकल नेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो लेट अपलोड होती है। अल्लाह हाफिज़।